नमस्कार दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ लगातार मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं और कल इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में उन्होंने मोदी सरकार के 2 मंत्रियों की मौजूदगी में सरकार को आईना दिखाया। इस कदर आईना दिखाया कि रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर दोनों का मुंह सूज गया। मगर इस कार्यक्रम में मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं दोस्तों कि डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में इस वक्त 2 फैसले हैं और अगर वो 2 फैसले मोदी सरकार के खिलाफ आ गए तो 2024 के लोकसभा चुनावों की तस्वीर पलट सकती है। वो फैसले कौन से हैं मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले डीवाई चंद्रचूड़ ने किस तरह से इंडियन एक्सप्रेस के समारोह में मोदी सरकार को आईना बतलाया। उनसे कहा कि पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल करना और जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं उनके खिलाफ हिंसा कभी नहीं की जा सकती। उनका यह दायित्व है सत्ता से सवाल पूछना। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि एक देश में आजादी तब तक है जब तक पत्रकार बगैर डरे सत्ता से सवाल कर सके। ये तमाम बातें वो कह रहे थे जब सामने रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर मौजूद थे। देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने वो यादगार नारा दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो। जी हां, देखिए डीवाई चंद्रचूड़ किस तरह से कह रहे हैं कि मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है और यह हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। देखिए उन्होंने किस तरह से अपनी बातें रखी, फिर मैं चर्चा करता हूं। A functional and healthy democracy must encourage the development of journalism as an institution that can ask difficult questions to the establishment, as it is commonly known, speak truth to power. The vibrancy of any democracy is compromised when the press is prevented from doing exactly this. The press must remain free if a country is to remain a democracy. I too, myself, find myself disagreeing with many journalists. After all, who amongst us agrees with all other people? But disagreement must not distort into hatred, and hatred must not be permitted to evolve into violence. तो देखा आपने, इस तरह से मोदी सरकार के 2 मंत्रियों की मौजूदगी में, 2 नेताओं की मौजूदगी में, एक नेता एक मंत्री की मौजूदगी में इस तरह से आईना दिखाया दोस्तों। और उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ऐसे कई फैसले दिए हैं जिसके जरिए पत्रकार बगैर डरे सत्ता से सवाल कर सके और हमने उसमें पत्रकार को हिफाजत करने का पूरा प्रावधान दिया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। The Supreme Court of India has emphasized on the rights of journalists in the number of judgments. In one judgment, the Supreme Court held India's freedoms will rest safe as long as journalists can speak truth to power without being chilled by a threat of reprisal. दोस्तों आप जानते हैं कल जो आयोजन हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका समारोह में, वो खास सिर्फ इसलिए नहीं था कि डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने किस तरह से पत्रकारिता के सही मायने बताए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमजोर रग पर भी हमला किया। उन्होंने फेक न्यूज पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज समुदायों के बीच में तनाव पैदा करती है। फेक न्यूज के जरिए लोकतंत्र को न सिर्फ नुकसान पहुंचता है बल्कि कई बार लोकतंत्र बर्बादी के कगार पर भी आ जाता है। सुनिए फेक न्यूज के बारे में उन्होंने क्या कहा। Across the globe, fake news has the capability to create tensions between communities by misleading people. Therefore, to protect the democratic values of fraternity, which can be damaged if not destroyed through biased reporting, there is a strong need to bridge the gap between the truth and the lie. दोस्तों याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था इंडिया टुडे के आयोजन में। आपको याद है कि उनके जो प्रधान संपादक हैं अरुण पुरी किस तरह की चाटुकारिता कर रहे थे। या टाइम्स ऑफ इंडिया का एक समारोह था, उसमें समीर जैन टाइम्स ग्रुप के सर्वा किस तरह की चाटुकारिता कर रहे थे। मगर कल इंडियन एक्सप्रेस के समारोह में वहां पर उनके संपादक राजकमल झा ने
किस तरह से इस सरकार को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए एक रोशनी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तुलना नॉर्थ स्टार से की, यानी उम्मीद का सितारा। उन्होंने कहा कि जब भी एक पत्रकार के खिलाफ आतंकवाद की धाराएं लगाई जाती हैं, तब हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं। मगर आप जानते हैं, जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की तो बहुत ही दिलचस्प बात से की। उन्होंने कहा कि आज हम जो भी बात करेंगे बंद लिफाफे में कुछ नहीं होगा। याद कीजिए डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने अपने एक अदालती फैसले में क्या कहा था। जब यह सरकार 1 रैंक 1 पेंशन पर सारी बात बंद लिफाफे में गुप्त अंदाज में कहना चाहती थी, तब डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि मैं बंद लिफाफा बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं। यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे आप बंद लिफाफे में मुझे दें। और तब मोदी सरकार को कहना पड़ा था कि हम 28,000 करोड़ रुपए अपने सैनिकों को नहीं दे सकते उनके बकाया पेंशन के लिए। याद कीजिए दोस्तों, उस दिन किस तरह से मोदी सरकार एक्सपोज हो गई थी। और इसी मुद्दे को लेकर तंज कसा राजकमल झा ने। सुनिए। We have had the privilege of the presence of the Honorable Chief Justice, and there is absolutely nothing in sealed cover. The court has kept pushing back at the state to expand our freedoms. That's why when the lights dim, when a reporter is arrested under a law meant for terrorists, when another is arrested for asking a question, when a university teacher is picked up for sharing a cartoon, a college student for a speech, a film star for a comment, or when a rejoinder to a story comes in the form of a police FIR, we turn to the North Star for its guiding light. आप जानते हैं राजकमल झा के इस बयान का, इस भाषण के मायने क्या थे। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि जब इंडिया टुडे गए थे प्रधानमंत्री, तो चाटुकारिता की तमाम मिसालों को पार कर दिया था। मगर राजकमल झा ऐसे नहीं थे। उन्होंने बतलाया कि इस सरकार के अंतर्गत पत्रकारों के साथ क्या क्या नहीं किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दुकान वाली बात पर किस तरह से इंडिया टुडे शर्मसार हुआ था। याद है कि नहीं आपको? फिर से सुनिए। अरुण भाई, मैं आपकी दुकान क्यों चलाऊं? आज आपकी दुकान मैं ही चला लेता हूं। मैं जानता हूं इस मंजर को देखने के बाद आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि भाई अरुण पुरी के सामने तो प्रधानमंत्री थे, राजकमल झा के सामने प्रधानमंत्री थोड़े ना थे। यही पूछ रहे हैं ना आप? और आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या राजकमल झा प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये सब कह सकते थे? तो चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या। आज से 7 साल पहले चलते हैं दोस्तों, साल 2016। इंडियन एक्सप्रेस के इसी रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में प्रधानमंत्री मौजूद थे और तब राजकमल झा ने उनसे कहा था कि एक पत्रकार की जब सत्ता आलोचना करता है तो वो सम्मान की बात है। अगर पत्रकार की तारीफ सत्ता करे या राजनेता करे तो उससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। देखिए राजकमल झा ने किस तरह से बात कही थी और देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का चेहरा उतर गया था। देखिए। And they do not know that criticism from a government is a badge of honor. So just as they do in smoking scenes in cinema, I think we should have a ticker tape running whenever we hear praise of a journalist, that criticism from a government is wonderful news for journalism. तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भी राजकमल झा ने जो कहा आपके सामने, मगर आज कार्यक्रम का मकसद राजकमल झा ने जो बात कही वो नहीं है दोस्तों। आज कार्यक्रम का मकसद है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब के 2 फैसले किस तरह से मोदी सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं और उनका एक अदालती फैसला जिस पर इस वक्त सुनवाई हो रही है
उसको लेकर भाजपा का प्रचार तंत्र किस कदर बौखलाया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर कल ही डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत से यह फैसला उभर कर आया है, जिस पर मैं चाहूंगा आप गौर करें। बिल्किस बानो दुष्कर्म के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, समय से पहले रिहाई के खिलाफ की जाएगी सुनवाई। दोस्तों, अब इस मामले की सुनवाई एक पीठ करने वाली है और डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत ने इस बात को माना है कहीं ना कहीं कि बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफी हुई है। याद कीजिए दोस्तों, गुजरात के चुनावों से ठीक पहले किस तरह से 11 लोगों को रिहा कर दिया जाता है और इन 11 लोगों पर बहुत जघन्य आरोप थे। बिल्किस बानो की आंखों के सामने उसके 3 से 5 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया था। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उसकी आंखों के सामने उसके परिवार के कई सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इतना जघन्य आरोप था दोस्तों, इतना जघन्य अपराध था, आरोप नहीं अपराध। ये 11 लोग जेल गए थे, आरोपी नहीं थे, जेल इन पर गुनाह साबित हो गया था। और फिर किस तरह से गुजरात सरकार ने इन 11 लोगों को प्रणाली की खामी के चलते रिहा कर दिया। अब यह मामला डीवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने है और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से उन 11 लोगों की रिहाई हुई है, अब उस पर सुनवाई होगी, उस पर चर्चा होगी। मगर भारतीय जनता पार्टी को डीवाई चंद्रचूड़ साहब से इस बात को लेकर मिर्ची नहीं लग रही है दोस्तों। याद कीजिए, आज से कुछ साल पहले स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आए थे। सरल शब्दों में कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को अपना काला धन दे सकता है। गुप्त चुनावी चंदे के जरिए उससे यह नहीं पूछा जाएगा कि यह पैसा कहां से आया, और इसी को नाम दिया गया था सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। दिलचस्प बात यह थी दोस्तों कि इसका विरोध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने कहा था, और दोनों ने एक स्वर से कहा था कि यह सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चलते सत्ता पक्ष को फायदा होगा, विपक्ष को नुकसान होगा। और वो भी यही रहा है दोस्तों। सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो करीब 70 से 80% भारतीय जनता पार्टी के जेब में जाता है। कभी आपने सोचा है कि किस तरह से विपक्ष की सरकारें गिराई जाती हैं, खरीद फरोख्त होता है, किस तरह से विपक्ष के जो विधायक हैं उन्हें मुंबई से पहले गुजरात ले जाया जाता है और उसके बाद चार्टर्ड फ्लाइट से उन्हें असम ले जाया जाता है और फिर 5 स्टार होटल्स में रखा जाता है। कभी आपने सोचा ये पैसा कहां से आता है? कभी आपने खुद से सवाल किया है कि कहीं ये पैसा सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए तो नहीं आ रहा है? अब मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, इस तारीख पर गौर कीजिए। 11 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस बात का फैसला करने वाले हैं कि इस मामले को संवैधानिक पीठ के सुपुर्द किया जाए या ना किया जाए। यानी कि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर अब गंभीर चर्चा शुरू हो जाएगी। और अगर इस मुद्दे को लेकर फैसला सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ आता है ना दोस्तों, तो यह भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ने जैसा होगा। क्योंकि अब तक हो क्या रहा था दोस्तों, इन सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो अधिकतर पैसा बीजेपी के जेब में जा रहा था, और कोई भी व्यापारी अगर विपक्ष को पैसा देता था तो ये लोग अपने तरीकों से पता लगा लेते थे और फिर उन्हें इनकम टैक्स और ईडी के जरिए परेशान किया जाता। यह तथ्य सब जानते हैं। अगर सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर अंकुश लगती है या फिर उसके कई प्रावधानों पर अंकुश लगती है तो यकीनन इसका नुकसान बीजेपी को होने वाला है। यह तो था पहला मामला दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरे मामले की। याद कीजिए किस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी और फिर रहस्यमय तरीके से उनके तमाम विधायक जो हैं एकनाथ शिंदे के साथ चले जाते हैं और तख्ता पलट हो जाता है। मगर इस तख्ता पलट में एक अहम भूमिका होती है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की। कोश्यारी साहब ने कहा था कि विश्वास मत हो सदन के पटल पर। क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने राज्यपाल की इस हरकत पर हैरानी जताई है और उन्होंने कहा है कि इससे सरकारों को गिराने में बढ़ावा मिलेगा। चुनी हुई सरकार इसी तरह से गिराई जाती रहेंगी अगर राज्यपाल की भूमिका होगी। मगर उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी सवाल उठाया है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं पूरा मामला क्या है आपकी स्क्रीन पर।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आश्चर्य जताया कि वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को फिर से कैसे बहाल कर सकते हैं, जबकि उसे विश्वास मत हासिल करने की राज्यपाल की कार्रवाई अवैध लगती है। बहुत बड़ी बात कही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने। वो कह रहे हैं कि भाई हम उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल कैसे करें क्योंकि वो विश्वास मत हार गए, मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल की ये पूरी कार्रवाई अवैध है। कड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ था दोस्तों। मैं आपको बतलाता हूं आगे उन्होंने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वीकार करते हुए कि वे अल्पमत में थे, शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया था। तो यहां तो यकीनन वो उद्धव ठाकरे पर सवाल उठा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने राज्यपाल की हरकत को अवैध बताया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमारी समस्या यह है कि बौद्धिक पहेली को देखें। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल द्वारा गलत तरीके से तलब किए गए विश्वास मत के कारण आपको सत्ता से बेदखल किया गया है। आपने किसी भी कारण से इसे नहीं चुना। आप विश्वास मत का सामना नहीं करना चाहते थे। यह टिप्पणी दोस्तों तब आई है जब ठाकरे समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने पीठ से यथास्थिति बहाल करने का आग्रह किया। अब इस मामले को लेकर दोस्तों फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। बड़ा प्रश्न यह कि जब यह फैसला आएगा तो क्या ऐसा फैसला भी आ सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाए? उसकी गुंजाइश कम लग रही है दोस्तों। मैं नहीं जानता हूं क्या होगा उस दिन। जाहिर सी बात है अदालत क्या फैसला सुनाने वाला है उसकी भविष्यवाणी मैं अभी से नहीं कर सकता हूं, मगर अगर कोई ऐसा फैसला आता है जो बीजेपी के पक्ष में नहीं है तो गौर कीजिए क्या होगा। सबसे पहली बात, एक लोकतंत्र के अंदर बार बार चुनी हुई सरकारों को अवैध ढंग से भाजपा जो है वो अस्थिर कर रही है, उन्हें गिरा रही है। कभी राज्यपाल की भूमिका सामने उभर कर आती है तो कभी असंतोष में जी रहे नेताओं को ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, और आपके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया की मिसाल है। तो ऐसी ढेरों मिसाल हैं जहां कभी पैसे के जरिए, कभी एजेंसीज के दबाव के जरिए, तो कभी राज्यपाल की भूमिका के जरिए सरकारों को गिराया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस तीसरे पहलू पर अपनी चिंता जतलाई थी। बहरहाल डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत क्या फैसला सुनाती है ये तो वक्त ही बताएगा, और हमें इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।